वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। साथियों, अपनी जो क्लासें चल रही थी ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी क्लासों के हमने क्या है, भारत के भौतिक प्रदेश जो कल की क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, आज जो अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं उस क्लास की शुरुआत करेंगे। वो क्लास अपने लिए ज़्यादातर चाहे रीट के विद्यार्थी हो, चाहे सेकेंड ग्रेड के विद्यार्थी हो, चाहे एसआई के विद्यार्थी हो, जो भी जिनके इंडियन ज्योग्राफी के अंदर क्या है टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को अंदर ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आता है। सर कौन सा टॉपिक है ऐसा जिससे हर बार क्वेश्चन आता है? टॉपिक का नाम है क्या? भारत का अपवाह तंत्र। टॉपिक का नाम क्या है? भारत का अपवाह तंत्र। सर ये कौन सा टॉपिक है? अपवाह तंत्र का अर्थ क्या होता है? सबसे पहली बात तो करते हैं यहां पर कि अपवाह तंत्र कहते किसे, अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह का अर्थ होता है बहाव, या फिर कह सकते हो फैलाव। क्या कह सकते हो? अपवाह का अर्थ होता है बहाव, या फिर कह सकते हो फैलाव। यहां पर किसके बहाव या फिर किसके फैलाव की बात की जा रही है? यहां पर की जा रही है वर्षा के जल की। किसकी की जा रही है? वर्षा के जल का जो बहाव या फिर कह सकते हो फैलाव होता है, उसी को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं इस अपवाह तंत्र के अंदर, ये वर्षा का जल कहां कहां फैला होता है? ये वर्षा का जल नदियों में फैला होता है। कहां पर फैला होता है? नदियों में फैला होता है। उसके बाद में बात करें तो झीलों में फैला होता है। झीलों के बाद में बात की जाए इसके अंदर और तालाबों के अंदर फैला होता है। तालाबों के अलावा और बात की जाए तो छोटी मोटी बावड़ियां हो सकती है, उनके अंदर भी क्या है? ये जल फैला होता है। इसका मतलब ये सारे के सारे किसके प्रकार है? ये अपवाह तंत्र के प्रकार है। ज्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं भारतीय ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, तो ध्यान रखना वो रहते हैं किससे? नदियों से। किससे रहते हैं? नदियों से। तो आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की नदियां, या फिर कह सकते हो भारत का अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियां, या फिर पढ़ेंगे भारत का अपवाह तंत्र। तो आपको समझ आ गया हो गया कि अपवाह तंत्र क्या है। अपवाह तंत्र का अर्थ होता है वर्षा जल का फैलाव, या फिर वर्षा जल का क्या बहाव, उसे क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहा जाता है। बात आती है आगे की, तो आगे की बात क्या रहती है? देखो, बात यह आती है कि भारत के जो अपवाह तंत्र है, भारत की जो नदियां हैं, उन नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो बात यह रहती है यहां पर क्या, भारतीय नदियों को किसके आधार पर? उद्गम स्थान के आधार पर। क्या लिखा मैंने? भारतीय नदियों को उद्गम स्थान के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। क्या कहा मैंने? भारतीय नदियों को किसके आधार पर? उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है नदियों का जन्म कहां से, किस ग्लेशियर से होता है, उसके आधार पर भारतीय नदियों को कितने आधार पर डिवाइड किया गया है? हम कहते हैं दो प्रकार, दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी रहती है? तो उसके अंदर एक ऐसी, भारत के अंदर ज्यादातर नदियां निकलती है कहां से? या पर्वतों से निकलती है। और पर्वतों के अंदर देखा जाए, पर्वत अपने उत्तरी भारत के अंदर है, और किस भारत के अंदर? दक्षिणी भारत के अंदर है। दक्षिण भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, और उत्तरी भारत के अंदर हिमालय की बातें होती है। इसका मतलब ये आता है कि भारत के अंदर दो प्रकार की नदियां हैं। एक तो कहां से निकलती है? एक तो निकलती है हिमालय से, और दूसरी कहां से निकलती है? दूसरी निकलती है प्रायद्वीपीय भारत से। इसका अर्थ यह हो गया कि भारतीय नदियों को उद्गम स्थान पर दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली कौन सी कहलाएगी? पहली कहलाएगी हिमालय तंत्र की नदियां। क्या कहलाएगी? हिमालय तंत्र की नदियां। जो नदियों का उद्गम कहां से होता है? हिमालय से होता है। वो कौन सी कहलाएगी? हिमालय तंत्र की नदियां। दूसरी कहलाएगी, उसे कहेंगे कहां से? ये निकलती है प्रायद्वीपीय भारत।
प्रायद्वीपीय भारत के तंत्र की नदियां। ये कौन सी होगी? प्रायद्वीपीय भारत के तंत्र की नदियां, और ये किसकी होगी? हिमालय तंत्र की नदियां। कहने का अर्थ कुछ नदियां जो कहां से निकलती है? भारत के हिमालय से निकलती है। कुछ नदियां भारत के अंदर बहती है, वो कौन से? प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिणी भारत से इनका क्या होता है? उद्गम होता है। तो अब बात आती है इसके बाद में ये आती है कि हिमालय की जो नदियां हैं, ये नदियां किस किस स्थान पर जाके गिरती है। तो कहने का समाप्ति स्थल के आधार पर इन नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो हिमालय तंत्र की नदियों को कितने उपविभागों में, किसके आधार पर? तो मैं आधार की बात करूं तो यहां पर आधार लिया गया है। कौन से आधार पर? हम कह सकते हैं समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल के आधार पर, समाप्ति स्थल के आधार पर इसकी इन नदियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। कौन कौन सी? एक कहलाती है जिसे हम क्या कहते हैं? अरब सागरीय नदियां। और दूसरी जो कहती है उसे हम क्या कहते हैं? दूसरी को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी नदियां। खाड़ी नदियां एक वो नदियां जो निकलती कहां से? हिमालय से, और अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के। और एक वो नदियां जो निकलती हिमालय से लेकिन अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी का। अब बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये भी क्या है गुरुजी? ये भी किसके स्थान पर हम कह सकते हैं? समाप्ति स्थल के आधार पर। किसके आधार पर? समाप्ति स्थल के आधार पर। समाप्ति स्थल के आधार पर देखा जाए तो ये नदियां भी कितने उपविभागों में बटी है? 2 उपविभागों में बंटी है। कौन सी? एक वो नदियां जो अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर। वो कौन सी कहलाएगी? अरब सागरीय नदियां। उद्गम कहां से होता है? प्रायद्वीपीय भारत से। और एक वो नदियां जो अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। बंगाल की खाड़ी। तो कहने का अर्थ यह आ गया कि प्रायद्वीपीय भारत से भी निकलकर नदियां अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और हिमालय से भी निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। कुछ ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर कहां? अरब सागर में अपना जल गिराती है। कुछ ऐसी नदियां जो कहां से? हिमालय से निकलकर अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर। तो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कहां से निकलती है? हिमालय से और बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। कौन सी ऐसी नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर कहां पर? अपने अरब सागर या बंगाली खाड़ी में जल गिराती है। इन नदियों की अगर बात की जाए तो देखो, अरब सागर के अंदर गिरने वाली, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां है? तो एक पहली नदी, जिस नदी का नाम क्या है? सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। ये सिंधु नदी, इस सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम होता है हिमालय के तंत्र से। और ये अपना जल कहां पर गिराती है? ये जल गिराती है अरब सागर के अंदर। अगर सिंधु के बाद में अगर दूसरी नदी की बात की जाए तो दूसरी नदी है कौन सी? झेलम। कौन सी नदी रहती है? झेलम। ये झेलम नदी भी कहां से निकलती है? हिमालय के तंत्र से, और अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर। दूसरी बात की जाए, तीसरी बात की जाए, इसके बाद में नदी आती है, नदी का नाम है चिनाब। क्या नाम है? चिनाब। ये चिनाब नदी भी अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर, और निकलती कहां से? हिमालय के अंदर। इसके बाद में और बात की जाए, चिनाब के बाद में क्या आती है? रावी। रावी के बाद में अगर बात की जाए 5 नंबर पर तो कौन सी आती है? व्यास। और व्यास के बाद में 6 नंबर पर बात करूं तो कौन सी आती है? सतलज। ये जो 6 नदियां हैं ये निकलती कहां से? हिमालय से, और हिमालय के बाद में अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर। अरब सागर के अंदर भी कौन सी खाड़ी के अंदर जल गिराती है? तो इनकी खाड़ी रहती है, वो रहती है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? कच्छ की खाड़ी में ये क्या करती है? अपना जल गिराती है। बात की जाए हिमालय से निकलने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में कौन सी ऐसी नदियां जो जल गिराती है? उनके अंदर बात करते हैं, पहली नदी रहती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र चीन देश से निकलती है, लेकिन निकलती है किससे? हिमालय से। और अपना जल कहां पर गिराती है? बंगाली खाड़ी। प्लस इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां।
ये नदियां अपना जल कहां पर गिराती है, तो कहते हैं बंगाल की खाड़ी का। इसके बाद में अगर बात की जाए तो दूसरी नदी आती है, नदी का नाम क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी का भी जन्म कहां से होता है, हिमालय के तंत्र से, और अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। या फिर इसके साथ लिख सकते हो गंगा की सहायक नदियां। तो गंगा की सहायक नदियों में अगर बात की जाए तो पहली आ गई भिलांगना, बिलांगना आ गई। दूसरी बात करें धौली गंगा, धौली गंगा के बाद में बात की जाए तो विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। विष्णु गंगा के बाद में बात की जाए तो गोमती, गोमती के बाद में बात की जाए तो गंडक। हाँ, गंडक नदी को नाम है, ये ना सोचिए गुरुजी गंडक, गंडक को नाम क्या बताने लगा रहे हो। गंडक किसका नाम है, एक नदी का नाम है, जो किसकी सहायक नदी है, गंगा की, बिहार से बहती है, हिमालय से आती है। गंडक के बाद में बात की जाए तो और भी नदियां हैं, जैसे बात करूं यमुना, यमुना के बाद में बात करूं तो कोसी। ऐसी ये नदियां कहां से निकलती है, ये नदियां निकलती है हिमालय तंत्र से, और अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर। इसका कहने का अर्थ हो गया हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियों को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। किसके आधार पर बांटा हमने, समाप्ति स्थल, मतलब कहां कहां पर जाकर इसकी नदियों क्या होती है, समाप्ति होती है। तो जो बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है वो बंगाली खाड़ी की नदियां कहलाएगी, अरब सागर में जाकर गिरेगी वो कौन सी कहलाएगी, अरब सागरीय नदियां। अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की, तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कौन सी और अरब सागर में गिरने वाली कौन सी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर, तो पहली नदी आती है, नदी का नाम क्या है, लूणी। इसकी अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, कहां पर हम करेंगे, राजस्थान के जब नदियां पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी बात की जाए लूणी के बाद में, तो दूसरी नदी आती है, नदी का नाम है साबरमती। कौन सी नदी आती है, साबरमती। साबरमती के बाद में अगर तीसरी नदी की बात की जाए तो आती है माही नदी। कौन सी नदी आती है, माही। माही के बाद में अगर आगे की चलते हैं, नदी आती है कौन सी, ताप्ती। कौन सी आती है, ताप्ती। और ताप्ती के बाद में अगर 5वीं नदी की बात की जाए तो कौन सी आती है, नर्मदा। कौन सी आती है, नर्मदा। तो ये जो नदियां हैं ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गिरती कहां है, अरब सागर में। अरब सागर के अंदर पूछा जाए कौन सी खाड़ी में गिरती है, तो ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये कौन सी खाड़ी में गिरी थी, कच्छ की खाड़ी के अंदर। अब देखो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां है, इसके अंदर देखा जाए तो पहली नदी आती है, नदी का नाम क्या है, पहली नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है, महानदी। दूसरी नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी आती है, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद में आगे की बात की जाए तो 3 नंबर पर आती है कौन सी, गोदावरी। कौन सी नदी आती है, गोदावरी। गोदावरी के बाद में अगर 4 नंबर पे देखी जाए तो कौन सी आती है, कृष्णा। कौन सी आती है, कृष्णा। और 5 नंबर पे देखी जाए तो कौन सी नदी आती है, कावेरी। ये जो नदियां निकलती कहां से, प्रायद्वीपीय भारत से, और अपना जल कहां पर गिराती है, बंगाली खाड़ी। इसका मतलब ये नदियां सारी की सारी प्रायद्वीपीय भारत से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इन नदियों को कहा जाता है क्या, मौसमी नदियां। क्या कहा जाता है, मौसमी नदियां। क्यों कहते हैं इन्हें मौसमी नदियां, उसका कारण यह है कि ये नदियां मौसम के अनुसार, कहने का मानसूनी काल के अंदर इन नदियों में पानी रहता है, बाकी इन नदियों के पानी क्या कर जाता है, सूख जाता है, और यही इसके मानसूनी नदियां है। लेकिन जो आपको क्या है, मैंने हिमालय तंत्र की नदियां बताया था, ये सारी की सारी नदियां कौन सी, सदावाहिनी नदियां। क्या कहलाती है, सदावाहिनी नदियां। सदावाहिनी नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियों को सदावाहिनी कहा जाता है। कहने का अर्थ इनके अंदर 12 माह तक क्या रहता है, पानी बहता रहता है, इसलिए इन्हें सदावाहिनी नदियां कहते हैं। इन नदियों के अंदर मौसम के अनुसार पानी बहता है। जैसे हम लूणी की बात करें, साबरमती की बात करें, माही की बात करें, ताप्ती, हाँ नर्मदा वगैरह, इनके अंदर तो वर्षा रहता है, लेकिन वो भी क्या है, मानसून जाने के बाद में इनके अंदर पानी के अंदर कमी आने लग जाती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, ये नदियां हैं मौसमी नदियां हैं, और ये नदियां कौन सी है, सदावाहिनी। एक बात बची है लास्ट के अंदर कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर एक नदी जो क्या दूसरी खाड़ी में गिरती है, उस खाड़ी का नाम क्या है, उस खाड़ी का नाम है मनार की खाड़ी। क्या नाम है, मनार की खाड़ी। मनार की खाड़ी में गिरने वाली मात्र एक ही नदी है, नदी का नाम क्या है, पेरियार। कौन सी नदी है, पेरियार नदी है, जो क्या करती है, एकमात्र नदी है जो किसमें जाके गिरती है, मनार की खाड़ी में।
अगर हम बात करें कहां से, प्रायद्वीपीय भारत से निकल अरब सागर में गिरने वाली, तो अरब सागर में एक नदी और है जिस नदी की हमने चर्चा की थी प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, जब हम क्या पढ़े, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़े थे, उसके अंदर एक नदी की बात की थी, नदी का नाम क्या था, शरावती। कौन सी नदी की बात की थी, शरावती। ये शरावती नदी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है और प्रायद्वीपीय भारत से निकल अरब सागर में गिराती है। इस नदी पर सबसे बड़ा एक क्या बना हुआ था, गारज बना हुआ था। उस गारज का नाम क्या था, उस गारज का नाम था, हमने जोग गारज कहा था। आगे देखते हैं इन नदियों की चर्चा। तो देखो अपने अपवा तंत्र के जो प्रकारों की बात कर ली, उसके बाद में हम जो पहली नदी लेके आए हैं उस नदी का नाम है गंगा नदी। और गंगा नदी से क्वेश्चन सर्वाधिक अपने एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं और आने वाले एग्जामों के अंदर भी साहित्य पूछे जाएंगे। तो अपने गंगा नदी को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अपने किसी भी कॉम्पिटिशन से आप SI की तैयारी करो, चाहे कांस्टेबल पटवारी किसी की रीट्स के रिलेटिव तैयारी करो, लेकिन गंगा नदी से अगर कोई क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन अगर अपने एग्जाम में छूट जाता है, इसका मतलब हमने गंगा नदी विस्तृत रूप से नहीं पढ़ी है। तो आज हम गंगा नदी को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि गंगा नदी से कोई क्वेश्चन अपना न छूट जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है गंगा नदी का मैंने पहले बना लिया है। अब बात करते हैं कि नदियों से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। नदियों के क्वेश्चन पूछने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो नदियों के क्वेश्चन पूछा जाता है उद्गम स्थान से। किससे पूछा जाता है, उद्गम स्थान से, उद्गम स्थान से। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नदियों का विस्तार। कहने का अर्थ ये नदी भारत के किस किस राज्य में बहती है, या फिर ये नदी अंतर्राष्ट्रीय है कि कहने कर 2 या 2 से अधिक देशों से बहती है, या फिर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन नदियों पर कोई परियोजनाएं बनाई गई है या परियोजनाएं को लागू की गई है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि पर नदियों पर बने हैं कुछ बांध, वो बांध कोई अपनी अलग विशेषता रखता है क्या, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इन नदियों की, सहायक नदियों की कोई विशेषता है क्या। इससे बाहर लंबाई के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, वर्तमान में जो कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें लंबाई के क्वेश्चन लगभग नहीं पूछे जाते, पूछे जाएंगे तो भी हम लंबाई की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो बात आती है सबसे पहले कि गंगा नदी का उद्गम, किसकी बात कर रहे हैं, गंगा नदी का उद्गम है, वो उद्गम कहाँ से होता है। तो हमने कई जगह किताबों के अंदर पढ़ते आए हैं आज तक, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोमुख गोमुख गोमुख, इस प्रकार से हम पढ़ते आते हैं। देखो जो अपनी गंगा नदी है, इस गंगा नदी का उद्गम होता है वो होता है उत्तराखंड राज्य का जिला है, जिले का नाम है उत्तरकाशी। कौन सा जिला है, उत्तरकाशी जिले में एक ग्लेशियर, ग्लेशियर का अर्थ होगा बर्फ का एक पर्वत बना हुआ है, वो बर्फ वहां से पिघलती है और वहां से इस नदी का मतलब उद्गम होता है। कहने का अर्थ ग्लेशियर कौन सा है, गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी को उद्गम स्थान पर गंगा नदी नह कहकर इसको कहा जाता है क्या, जानवी। क्या कहा जाता है, जानवी नदी कहा जाता है। गंगा नदी को उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है, जानवी। नहीं गुरुजी, हमने तो इसका भागीरथी नाम सुना है। देखो भागीरथी नाम सुना है, उसके पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन गंगा नदी जहां से गंगोत्री ग्लेशियर से प्रारंभ होती है उस स्थान पर इसे किस नाम से जाना जाता है, जानवी नदी के नाम से जाना जाता है। वहां से नदी आगे की ओर बढ़ती है, आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंदर। जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है तो आगे मैंने एक छोटा सा पर्वत बना रखा है लाल कलर के अंदर। इस पर्वत का नाम है गोमुख। पर्वत का नाम क्या है, गोमुख। इस गोमुख पर्वत कहने कर यहाँ पर इस पर्वत के बीच से एक नदी आके निकलती है। यहाँ पर इस पर्वत की एक आकृति बनी हुई है जो रियल में ऐसा लगता है कि गाय का कोई मुख सा बना हुआ है, इसलिए इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया, गोमुख। और इस गोमुख तक पहुंचने के बाद में ये भागीरथी नदी है, ये तो हो जाती है उसके बाद में समाप्त है। और भागीरथी के बाद में यहां से फिर एक नई नदी का जन्म होता है, उस नदी को कहा जाता है क्या, भागीरथी। क्या कहा जाता है, भागीरथी। तो कहने का अर्थ क्या आया, जानवी नदी का विस्तार, जानवी नदी का विस्तार कहां से है, तो उत्तरकाशी जिले से लेकर गोमुख नामक स्थान पर, उत्तराखंड के अंदर ही है। और गोमुख के बाद में यही जानवी किस नाम से जानी जाती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भागीरथी का उद्गम कहां से होता है, या फिर भागीरथी कहां से प्रारंभ होती है, तो भागीरथी होती है अपने गोमुख नामक स्थान से। ये गोमुख नामक स्थान से उत्पन्न होने के बाद धीरे 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 आगे की ओर बढ़ती है। और एक उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, जिले का नाम है टिहरी। जिले का नाम क्या है, टिहरी। इस टिहरी नामक स्थान पर इधर से किस तरफ से मैं कहता हूं कि इस नदी के मतलब हिमालय या फिर चीन वाले भाग से एक नदी आती है। नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है बिलांगना। क्या नाम है, बिलांगना। जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर एक लाल कलर की छोटी सी नदी आ रही है,
ये नदी उत्तराखंड के टिहरी नामक या फिर टिहरी जिले के पास भागीरथी और बिलांगना का दोनों का क्या होता है, संगम होता है। क्या होता है, संगम का अर्थ का दोनों का मिलान होता है। और जहां पर इन दोनों नदियों का मिलान होता है वहां पर भारतीय सरकार ने एक बांध का निर्माण करवाया। क्या करवाया, बांध का निर्माण करवाया। बांध का नाम भी क्या दे दिया, उस जिले के नाम पर रख दिया। जिले के नाम क्या था, टिहरी। इस वजह से इस बांध को भी क्या कहा गया, टिहरी बांध। ये एक ऐसा बांध है जो जिस दिन बना था उस दिन भी चर्चा में रहा था, और आज से कहते 5-6 वर्ष पहले 2015-13 के अंदर भी ये चर्चा में रहा था। कैसे, जिस दिन इस बांध का निर्माण हो रहा था, जिस दिन इस बांध का निर्माण हो रहा था उस समय कहते हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर आपको पता होगा कि एक व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। व्यक्ति का नाम क्या था, सुंदरलाल बहुगुणा। इस व्यक्ति ने क्या किया, इस व्यक्ति ने जो बांध बना रहे थे, जो कंपनियों के लोग थे, उन लोगों से पहले इन्होंने क्या विरोध किया। उन्होंने कहा भाई यार हमने आपका क्या बुरा किया, आप हमें मारने पर क्यों लगे हुए हो। उन्होंने कहा ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो आपकी यहां पर जान खतरे में दिखाई दे रही है। बोला और फिर क्या है, बोला आप यहां पर बांध बना रहे हो। बोला हाँ, बांध बनाओगे इसका मतलब आप पेड़ों की कटाई करोगे। बोला बिल्कुल, पेड़ तो काटने पड़ेंगे, न काटेंगे बांध का बनाएंगे। पेड़ काटोगे तो पर्वतों की जड़ें क्या करेंगी, हिलेंगी। पर्वतों की जड़ें हिलेंगी, इसका मतलब पृथ्वी के नीचे क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक जो भूकंप का केंद्र रहता है, इसका मतलब प्लेटें क्या करेगी, खिसकेंगी तो सर्वाधिक क्या आएगा, भूकंप आएगा। भूकंप सर्वाधिक आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो बांध बना रहे हो ये बांध क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। इसका मतलब मरेंगे और फिर क्या करेंगे। आपको स्पष्ट पता है कि यहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, जिस वजह से आप पर्वतों की जड़ों को काट रहे हो, या भूकंप सर्वाधिक आएगा, बाढ़ आएगा, बांध टूटेगा, हम मरेंगे और फिर क्या है। तब इन जो इंजीनियर वगैरह बना रहे थे बांध, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा को समझाया और कहा कि भाई साहब ऐसा है कि हमने इस बांध का निर्माण कर रहे हैं, उस बांध का निर्माण करने से पहले हमने इन चट्टानों का रिसर्च किया है, और चट्टानों का रिसर्च करने के बाद में हमने ये अनुमान लगाया है कि जब तक कितने 7.5 तीव्रता, कितनी तीव्रता, 7.5 तीव्रता का भूकंप नहीं आएगा तब तक ये बांध किसी भी सूरत में नहीं टूटेगा। जिस दिन 7.5 तीव्रता से ऊपर का अगर भूकंप आया तो उस दिन ये बांध क्या, इस दुनिया के अंदर भी कोई नहीं बचेगा। तब ये बातें बताकर इस सुंदरलाल बहुगुणा को शांत किया। और इसने, आपको एक और बात बता दूं, साहित्यिक गुजरात के अंदर 2000 में एक बांध आया था, और उस बांध की भी कहते हैं तीव्रता कितनी थी, लगभग 4.5 लगभग थी ना, 4.5। उसमें भी कहते हैं 2-2.5 लोग मरे थे, लेकिन 7.5 तीव्रता तक क्या इस बांध को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। ये तो थी जिस दिन बांध बना था उस दिन ये चर्चा में रहा था। उस चर्चा में रखने वाला व्यक्ति कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद में 2015-16 के अंदर आपको पता होगा कि एक त्रासदी आई थी, बादल फटा था, बाढ़ आया था। कहां पर, केदारनाथ। कहां पर आया था, केदारनाथ। वो केदारनाथ कहां पर है, वो केदारनाथ कहते हैं बिलांगना और संतोपंथी ग्लेशियर के बीच में उत्तराखंड राज्य के अंदर है। जिस दिन बांध, उस केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, और वो बाढ़ का पानी कहते हैं पूरा पता इस टिहरी बांध नहीं रोका था। अगर ये टिहरी बांध उस दिन नहीं होता तो कहते हैं कि उस केदारनाथ का पानी, उस बिलांगना नदी का पानी कहां तक पहुंच जाता, कहते हैं दिल्ली तक पहुंच जाता। उस दिन कहते हैं भारत की राजधानी भी क्या बाढ़ की चपेट में आ जाती, अगर उस दिन कौन सा बांध नहीं होता, टिहरी बांध नहीं होता। इस वजह से 2014-15 के लिए चर्चा में रहा था, और जिस दिन इसका निर्माण किया था उस दिन भी ये क्या रहा था, चर्चा में रहा था। यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित, ऊंचा नहीं, जैसे मान लो ये पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर इस बांध का क्या कर दिया, निर्माण कर दिया। इसका अर्थ हो गया भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तुम कहते हैं टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी। किस राज्य में, उत्तराखंड। हाँ, बात आती है किस नदी पर, ये नदी गंगा अगर और भागीरथी दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तो वहां पर भागीरथी ही करना है, क्योंकि यहां पर नदी भागीरथी और बिलांगना दोनों के संगम पर बनाया गया है। लेकिन अगर भागीरथी ऑप्शन में ना हो, उस जगह क्या है, अगर गंगा दे रखा है तो आपको गंगा ही करना है। लेकिन रियल में देखा जाए तो गंगा का ही उपनाम क्या है, भागीरथी है। बात चलते हैं इसके बाद में।
इसके बाद में यह नदी आगे की ओर बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते स्थान आता है, स्थान का नाम है देवप्रयाग। कौन सा स्थान है? इस देवप्रयाग नामक स्थान पर इस भागीरथी नदी को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। कहने का अर्थ गंगा नदी का निर्माण किस स्थान से होता है? देवप्रयाग। कहने का भगवान के स्थान से, भगवान देव के स्थान से, यहाँ पर देव नारायण के स्थान पर यहाँ से क्या होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी का गंगा नाम कहां पर पड़ा? देवप्रयाग नामक स्थान। इससे पहले पहले इसे क्या कहा गया? कहने का गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी और गोमुख से पीछे क्या तक गंगोत्री ग्लेशियर तक इसको क्या कहा गया? जाह्नवी कहा गया। इस देवप्रयाग नामक स्थान पर कहते हैं यहां पर एक नदी आके मिलती है और वो नदी पीछे 3-4 प्रयागों का निर्माण करके आती है। नदी कौन सी है? नदी का नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा कह दो, या फिर इसका दूसरा नाम है धौली गंगा। ये धौली गंगा आके मिलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। पहली नदी आके मिलती है, नदी का नाम है, क्या नाम है? अलकनंदा। नदी का नाम क्या? अलकनंदा। अलकनंदा नदी कहां से प्रारंभ होती है? अलकनंदा नदी प्रारंभ होती है संतोपति ग्लेशियर। संतोपति ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड राज्य का। और एक नदी आके मिलती है, वहां से निकलती है, जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा कौन से ग्लेशियर से निकलती है? धौली गंगा निकलती है मान ग्लेशियर से। धौली गंगा मान ग्लेशियर से, अलकनंदा कौन से? संतोपति ग्लेशियर। दोनों नदियां आगे आकर किस स्थान पर? विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलकर और विष्णु गंगा का क्या करती है? निर्माण करती है। उसके बाद में विष्णु गंगा देवप्रयाग में आके मिलती है। विष्णु गंगा की 3 सहायक नदी है। एक नदी आती है इसके किस भाग से? इसके दाएं भाग से। दाएं भाग से आती है वो नदी, क्या नदी का नाम है? रुद्रप्रयाग, या फिर कहते हैं रुद्र गंगा, जो कौन से स्थान से निकलती है? चौथारी ग्लेशियर से निकलकर और कौन से हम कह सकते हैं? विष्णु गंगा के साथ आकर मिल जाती है। तो कौन सा प्रयाग बन गया? रुद्रप्रयाग, एक विष्णु प्रयाग। दूसरी नदी कौन से? इधर नदी का नाम है मंदाकिनी। नदी का नाम क्या? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी कहां से निकलती है? मंदाकिनी नदी निकलती है त्रिशूल ग्लेशियर से। कौन से स्थान से निकलती है? त्रिशूल ग्लेशियर से। और ये कहां पर? नंदप्रयाग नामक स्थान पर आकर क्या करती है? इस विष्णु गंगा के साथ मिल जाती है। कहने का कितने प्रयाग बन गए? 3 प्रयाग। पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा विष्णु प्रयाग में धौली और अलकनंदा नदी आके मिलती, और नंद प्रयाग में कौन सी? मंदाकिनी नदी आके मिल रही है, और दूसरी और तीसरा कौन से? रुद्र प्रयाग, यहाँ पर कौन सी? रुद्र नदी आकर मिल रही है। इसके बाद में एक लास्ट नदी आके मिलती है। नदी का नाम क्या है? पिंडार नदी। नदी का नाम क्या है? पिंडार। पिंडार नदी कहां से निकलती है? तो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है, और कहां पर? कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आकर क्या है? विष्णु गंगा से जाकर मिल जाती है। इसका अर्थ यह होता है कि कौन सी कितने प्रयागों का निर्माण हो रहा है? तो 4 प्रयाग बन रहे हैं। पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग रुद्र प्रयाग, तीसरा प्रयाग नंद प्रयाग, और चौथा कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। और 5वां प्रयाग बन रहा है, वो बन रहा है कहां? जहां पर गंगा और विष्णु गंगा का दोनों का क्या होता है? मिलान होता है, उसे कहते हैं देवप्रयाग नामक स्थान। इसके बाद में गंगा नदी बहती है आगे की, और आगे की ओर बहते हुए स्थान आता है। स्थान का नाम क्या है? ऋषिकेश। स्थान का नाम क्या है? ऋषिकेश। ऋषि कभी अगर जिंदगी में मौका मिले तो इस स्थान पर जाके आना, क्योंकि ऋषिकेश हकीकत में देखा जाए पर्यटक स्थल का एक सर्वोत्तम और सुंदर दृश्य है। यहाँ पर कभी देख के आना। एक बार क्या मैं भी गया था और जाके आना। बात क्या आती है? इस ऋषिकेश नामक स्थान तक इस गंगा नदी के अंदर एक जीव पाया जाता है। जीव का नाम है गांगे डॉल्फिन। क्या नाम है? गांगे डॉल्फिन। एक मछली है। यह गांगे डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो जन्म से अंधा है। कहने कर जन्मांध जीव कहलाता है। इस जीव की उपस्थिति है वो केवल और केवल कहते हैं अपने गंगा नदी के जल के अंदर ही पाई जाती है। और ये एक ऐसा जीव है जो शुद्ध जल के अंदर रहता है। जैसे ही जल के अंदर थोड़ी सी अशुद्धता की मात्रा पाई जाती है, उसके बाद में तुरंत इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो ये जो गांगे डॉल्फिन जीव है, ये कहां से हम कह सकते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर अपने ऋषिकेश नामक स्थान तक की क्या है? इसकी उपस्थिति पाई जाती है। उसके पश्चात इसकी संख्या भी कम होगी, प्लस आगे आगे क्या है? मरता जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद में हम गंगा नदी के जल को खुद अपने अलग अलग स्थानों से जाकर उसके जल को क्या करते हैं? दूषित कर देते हैं। कहने कर हम अपने पाप धो के आ जाते हैं। वहां पर सारे के सारे पाप जाने के बाद में ये बेचारा गंगा डॉल्फिन जीव है, ये खत्म हो जाता है। इस वजह से इस गांगे डॉल्फिन जीव को भारतीय सरकार ने सोचा कि अगर इसी प्रकार से गांगे डॉल्फिन नष्ट होता गया तो आने वाले समय के अंदर गंगा है वो रियल के अंदर एक दूषित जल वाली नदी कहलाएगी। इस वजह से सबसे पहले हमें किस जीव को बचाना है? गांगे डॉल्फिन को बचाना है। इसका अर्थ है गंगा नदी को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। इस वजह से इस गांगे डॉल्फिन को सन 2010 के अंदर, कब? 5 मई
2010। 5 मई 2010 को इस गांगे डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था, जिस वजह से आज अगर गंगा नदी की साफ सफाई करने के लिए, गंगा नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए कई परियोजनाएं गंगा नदी पर चल रही है। तो कौन सा जीव है जिसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? गांगे डॉल्फिन। गांगे डॉल्फिन किस नदी के अंदर पाया जाता है? गंगा नदी में। कहां तक पाया जाता है? तो कहते हैं हम गंगोत्री ग्लेशियर से लेकर कहां? ऋषिकेश नामक। ऋषिकेश के बाद में धीरे धीरे क्या है, जैसे हरिद्वार की बात करें, हरिद्वार के बाद में इसमें क्या है, नदी के जो जल है वो जल धीरे धीरे अशुद्ध होता जाता है। अशुद्ध होने के कारण क्या है, अब आपको सबको पता है, जिस वजह से इसकी मात्रा आगे क्या होती है, कम होती है। कहने क्या मात्रा कम, क्या आगे है ही नहीं है। ऋषिकेश के बाद इसकी मात्रा मिलती है, मछली है एक रील के अंदर देखी जाए तो। ये गांगे डॉल्फिन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन को दोबारा भी नोट करना, आगे वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में स्थान आता है, स्थान का नाम है हरिद्वार। कौन सा स्थान आता है? हरिद्वार। हरिद्वार नामक स्थान पर क्या है, इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। बांध का नाम क्या है? भीमगोड़ा बांध, जो भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। किस स्थान पर? हरिद्वार। कहने का भगवान हरि कृष्ण का द्वार है ऋषिकेश और इस दोनों के बीच में, जहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? भीमगोड़ा, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। पहला कौन सा है? हरि के बिराज सागर, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, हम बात कर सकते हैं, तो अपने बात आती है लास्ट में दामोदर वाला। और तीसरा कौन सा था? भीमगोड़ा। इसके बाद में बात करते हैं तो नदी आती है कौन सी? यमुना। जो यमुना नदी निकलती है वो भी उत्तराखंड राज्य से निकलती है। उत्तराखंड राज्य में स्थान कौन सा है? यमुनोत्री। यमुनोत्री कह सकते हैं, बंदरपूछ पहाड़ी कह सकते हैं। यहां से यमुना नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये यमुना नदी कहां से? दिल्ली से होते हुए मथुरा, मथुरा के बाद में आगरा, और आगरा से होते हुए कहां? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान पर आकर किसके साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर ऐसा न कहकर हम ऐसा भी कहें कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो भी यमुना। इस यमुना नदी की लंबाई बात की जाए तो कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। लंबी नदी नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो तो है गंगा। कौन सी है? गंगा। गंगा की भारत में लंबाई देखी जाए तो गंगा की भारत में लंबाई है, जो आपकी गाइडें बताती है वो तो बताती है 2100 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी किताब बताती है वो बताती है 2000 कितने किलोमीटर? 76 किलोमीटर बताती है। तो आपको 2076 याद रखना है, न कि आपको 2100 रखना है। एनसीईआरटी गाइड, एनसीईआरटी के माध्यम से क्या है, क्वेश्चन के जो एग्जाम होते हैं उनके में रिट वगैरह लगा सकते हैं। तो कहने का अर्थ गंगा नदी की भारत में लंबाई कितनी है? 2076 किलोमीटर। लेकिन गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? क्योंकि भारत तो कहां तक, फरका बांध के बाद में गंगा नदी भारत के बाद समाप्त हो जाती है, आगे बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्ला यहां से लेकर यहां तक अगर गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो कितनी है? वो लंबाई है 2500 कितने किलोमीटर? 25 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। तो मैंने प्रश्न क्या बताया? मैंने कहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अगर प्रश्न और ऐसा आ जाए कि भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नहीं है। भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, जिसकी लंबाई कितनी है? उसकी है 2900 किलोमीटर। इसका मतलब इससे लगभग कितनी? 400 किलोमीटर की समथिंग ज्यादा है। तो वो भारत से गुजरती है, न कि भारत के अंदर बहती है। भारत के अंदर तो मात्र कितने? 1000 के समथिंग की बहती है, लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक विस्तार है वो किसका है? गंगा का है। और भारत से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। जो किसकी सहायक है? तो वो है अपने गंगा की सहायक। कहां? इलाहाबाद नामक स्थान पर कहते हैं कि इस नदी का यमुना और गंगा का क्या होता है? मिलान होता है। यहीं पर प्राचीन समय में एक नदी बहा करती थी जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। नदी का नाम क्या था? नदी का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। यह नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। यह नदी कहते हैं इसी स्थान पर, कहां? जहां पर इलाहाबाद में गंगा और यमुना और यहीं पर सरस्वती, तीनों का क्या होता था? मिलान होता था। इसीलिए कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती। कहां पर? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम चेंज करके क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। किसने? योगी जी ने। जो पहले इसका इलाहाबाद मुसलमानों के मुगलों ने नाम दिया था, वर्तमान में अपना एक नया एक हिंदू राजा आया जिसका नाम है योगी जी, जिसने क्या कर दिया? इसका प्रयागराज नाम कर दिया। इसी प्रयागराज नामक स्थान पर कहते हैं कुंभ का मेला बढ़ता है। किसका मेला बढ़ता है? कुंभ का मेला 2-3 प्रकार से बढ़ जाता है। एक तो पूर्ण कुंभ का मेला होता है, एक वार्षिक कुंभ का मेला होता है, एक अर्ध कुंभ का मेला होता है। जो वार्षिक कुंभ का मेला होता है, जो होता है 12 महीने के प्रतिवर्ष बढ़ा जाता है, ठीक है। एक होता है अर्ध कुंभ का मेला, वो बढ़ा जाता है कितने? 12 वर्षों से बढ़ा जाता है। कितने? 12 वर्षों से बढ़ा जाता है, उसे अर्ध कुंभ का मेला कहते हैं।
एक बात आती है पूर्ण कुंभ का मेला। वो पूर्ण कुंभ का मेला भरा जाता है 144 वर्षों से। कितने? 144 वर्षों से, कुछ कहते हैं 6 नहीं, 144 वर्षों से पूर्ण कुंभ का मेला भरा जाता है। और अर्ध कुंभ का मेला 12 वर्षों से और प्रतिवर्ष भरा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वार्षिक कुंभ का मेला। वो कहां पर आ जाता है? वो यहीं पर जहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का क्या होता है? मिलान होता है। कहने का उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर। और इसी इलाहाबाद नामक स्थान से भारत का समय निर्धारित किया गया। कहने का भारत की घड़ी कहां से शुरू की गई? इसी इलाहाबाद नामक स्थान पे पास छोटा सा पास में गांव है, गांव का नाम है नैनी। क्या नाम है? नैनी। इसी गांव से क्या किया गया? भारत का समय शुरू किया गया, भारत के समय का निर्धारण किया गया। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में यमुना के बाद में एक नदी जो उत्तर से आके मिलती है, नदी का नाम क्या है? रामगंगा। ज्यादा कोई इसकी इंपोर्टेंट नहीं है। इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं, फिर एक नदी आके मिलती है। देखो, अगली जो नदी आती है गोमती के बाद में, वो नदी कौन सी आती है? नदी का नाम है गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। गंडक नदी के किनारे क्या होता है? गंडक नदी के किनारे एक बिहार के अंदर गांव है, गांव का नाम है सोनपुरा। कौन सा नाम है? सोनपुरा। जिस सोनपुरा गांव के अंदर गंडक नदी के तट पर भारत का सबसे बड़ा क्या लगता है? पशुओं का मेला लगता है। कहने के भारत का सबसे बड़ा पशु मेला किस नदी के किनारे लगता है? गंडक नदी के किनारे। कौन से राज्य में? बिहार राज्य में। कौन से स्थान, कौन से गांव में? तुम कहते हैं सोनपुरा गांव के अंदर। इसके बाद में आगे की ओर चलते हैं तो इसके दक्षिण के अंदर एक नदी दिखाई दे रही है आपको। नदी का नाम क्या है? सोन। सोन नदी आती है, वो आती है किस पर्वतमाला से? तुम विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य कुछ पहाड़ियां हैं जिनको क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमहल की पहाड़ियां। उन राजमहल की पहाड़ियों के अंदर एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है। चोटी का नाम है अमरकंट। किस राज्य के अंदर? तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा के ऊपर रहती है अमरकंट चोटी। इस अमरकंट चोटी से दो नदियां निकलती है। एक नदी तो बहती है उत्तरी भारत के अंदर, जो आपको दिखाई दे रही नदी का नाम क्या है? सोन। एक नदी बहती है दक्षिण भारत में होते हुए किस में जाके गिरती है? हम कहते हैं अरब सागर के अंदर जाके गिरती है। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा। नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। तो यहां से पिछले फर्स्टगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा की सहायक नदी है। प्रश्न क्या पूछा गया था? अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली गंगा की सहायक नदी है। अब देखो, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। अमरकंटक पहाड़ी पूछ लिया, बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरा रही है? भाई यहां से एक और निकलती है तीसरी, जिसका नाम महानदी है, वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी है? महानदी। 3 नदियां निकलती है यहां से, एक महानदी, एक नर्मदा और एक कौन सी? सोन। प्रश्न क्या पूछा? अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में ये भी जल गिरा रही है, ये भी गिरा रही है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली गंगा की सहायक कौन सी? इसका मतलब गंगा की सहायक एक नदी है, कौन सी है? सोन। लेकिन अमरकंटक पहाड़ी से 3 नदियां निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी की बात है, इसका मतलब 3, नर्मदा, महा और सोन। बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली कितनी है? 2। कौन सी? महा और सोन। लेकिन गंगा की सहायक एक ही नदी है, नदी का नाम क्या है? सोन नदी। इसके बाद में आगे एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है? पुनपुन। ये भी इसके दक्षिण से आकर क्या करती है? मिलती है। इसके बाद में चलते हैं तो एक बिहार राज्य से फिर एक नदी बहती है। नदी का नाम क्या है? कोसी नदी। नदी का नाम क्या है? कोसी। ये कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि इस नदी पर कहते हैं बिहार में सर्वाधिक बाढ़ आता है। इस वजह से इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद में आगे की ओर बढ़ते हैं तो एक नदी आपको और दिखाई दे रही है लास्ट में, जो गंगा की कहते हैं उत्तर की अंतिम नदी कहलाती है। नदी का नाम है महानंदा नदी। महानीचे ये महानंदा नदी कहलाती है। ये महानंदा नदी गंगा के उत्तर से आकर मिलने वाली अंतिम नदी कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? महानंदा, जो सिक्किम राज्य से होते हुए अपने कहाँ कहते हैं? पश्चिम बंगाल के पास आकर इसके साथ मिल जाती है। इसके बाद में चलते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर एक जिला है, जिले का नाम है फरक्का। जिले का नाम क्या है? फरक्का। इस फरक्का नामक जिले में ये नदी गंगा है, वो 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में। लगभग कहते हैं पश्चिम बंगाल से मात्र 10 किलोमीटर भारत की तरफ, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर है। पश्चिमी बंगाल अपना पूर्वी बंगाल जिसे क्या बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश से 10 किलोमीटर भारत के अंदर पश्चिम बंगाल राज्य में फरक्का नामक जिले के पास ये नदी बढ़ जाती है 2 भागों में। एक भाग तो इसका किधर चला जाता है? पश्चिम बांग्लादेश के अंदर। एक भाग किधर है? अपने पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाता है। जो भाग बांग्लादेश के अंदर जाता है उसे तो कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं?
पद्मा। और जो भाग क्या है अपने भारत के पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है उसे कहते हैं हम क्या, हुगली। क्या कहते हैं, हुगली। इस हुगली और किस पद्मा के स्थान पर, पद्मा के संगम पर यहां पर एक बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है, बांध का नाम भी कहते हैं फरक्का बांध है। और यह फरक्का बांध क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन एक ही था कि यह बांध बनाया गया था भारतीय लोगों द्वारा और भारत सरकार ने, भारत ने ऐसा सोचा कि जो पानी बांग्लादेश में जा रहा है उस पानी को कैसे न कैसे रोककर पश्चिम बंगाल और झारखंड के जो राज्य सिंचित उन राज्यों में क्या सिंचाई की जाए। तब बांग्लादेश की जनताओं ने, बांग्लादेशी सरकार ने कहते हैं कि यहां पर विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि गंगा नदी पर हमारा भी सहयोग है, हमारा भी हक है, तो इसका पानी हमें भी दिया जाए, जिस वजह से कहते हैं इसके मध्य विरोध चला था। तब भारत और बांग्लादेश में दोनों के मध्य गंगा नदी के जल को लेकर बात है कब की, 12 दिसंबर। कब की बात है, 12 दिसंबर सन 1900 कब की, 96। 12 दिसंबर सन 1996 को गंगा नदी के जल को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य एक जल समझौता हुआ और कहा गया कि आज के बाद में इस गंगा नदी के जल को 10 दिन तो उपयोग कौन लेगा, बांग्लादेश, और 10 दिन उपयोग कौन लेगा, भारत। कहने कर दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। इसके बाद में कहने करता है कि फरक्का बांध से 10 दिन पानी क्या करता है, भारत रोक लेता है और 10 दिन के भारत बांग्लादेश को छोड़ देता है। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों के मध्य ये जल समझौता कब हुआ था, तो 1996 में 12 दिसंबर को हुआ था। दूसरी बात क्या आती है, इस बांध का निर्माण किसने किया था? इस बांध का निर्माण करने वाली कंपनी थी, कंपनी का नाम था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसने, जो भारत की कंपनी थी, उस भारत की कंपनी ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। जो हुगली नदी है और इधर वाली ये कौन सी है, पद्मा। इस हुगली और पद्मा के कहते हैं बीच में दोनों का पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यहां पर ये जो बीच का जो दलदला भाग है, इस दलदला भाग को कहते हैं डेल्टा। क्या कहा जाता है, डेल्टा। और ये डेल्टा इन दोनों नदियों के मध्य या फिर इन दोनों देशों के मध्य विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिस डेल्टे को क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा। क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विद्यार्थियों, डेल्टा किसे कहते हैं? इस शब्द पर कई बार हम कंफ्यूज में रहते हैं कि डेल्टा किसे कहते हैं। डेल्टा का अर्थ होता है कि ऐसा दलदला भाग जिसमें पानी की मात्रा भी अधिक हो प्लस उपजाऊ मृदा, वो मृदा भी कौन सी नदियों के द्वारा लाई गई हो, उस मृदा को क्या कहा जाता है, डेल्टा कहा जाता है। तो यहां पर कौन से गंगा और हुगली और कौन सी पद्मा, दोनों नदियों के संगम में एक डेल्टा बना, जिस डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरवन। कितने कहते हैं, 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने, 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, जो दो देशों में, आधा बांग्लादेश में, आधा किसमें, भारत में। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसके बाद में हुगली जाकर किसमें गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में, और ये पद्मा भी आगे जाकर क्या बांग्लादेश से होते हुए किसमें गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर एक नदी है, नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। कौन सी नदी है, दामोदर। इस बात क्या आई कि एक नदी है जो अपने झारखंड राज्य से निकलती है, नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के ऊपर झारखंड के अंदर एक परियोजना बनाई गई थी जिसका नाम था दामोदर परियोजना। देखो, एक परियोजना होती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है। ये परियोजना नहीं है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी है, बहुउद्देशीय। ये कौन सी परियोजना है, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का अर्थ हो गया कि एक परियोजना के माध्यम से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती हो। जैसे हम कह सकते हैं इस परियोजना से बिजली का उत्पादन किया जा रहा हो, इस परियोजना के माध्यम से किसका, तो हम कह सकते हैं इस बिजली के माध्यम से मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है, इस बिजली के माध्यम से इस परियोजना के माध्यम से पेयजल की पूर्ति हो रही है, इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई की पूर्ति हो रही है। तो कहने का अर्थ हो गया कि एक परियोजना से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जो भारत की पहली या फिर कह सकते हैं स्वतंत्रता भारत की पहली परियोजना कौन सी थी, बहुउद्देशीय, वो थी दामोदर घाटी परियोजना, जिसका निर्माण हुआ था सन 1948 के अंदर, जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। तो बात इसके बाद में अपनी हुगली नदी है जो इसमें जाके गिर जाती है। तो ये थी आपकी गंगा नदी। तो गंगा नदी की लंबाई की अगर बात बताई तो मैं पहले बता चुका आपको, गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। भारत के अंदर कितनी बचती है, लगभग उसके 2100 किलोमीटर, लेकिन एनसीईआरटी इसकी क्या बताती है, 2076 किलोमीटर। तो ये थी आपकी गंगा नदी। इसके बाद में बाकी बातें अगली नदियों पर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।